करता हूँ, ठीक है। तो जैसे पिछले वाले ग्राफ में भी सभी के लिए सेम रहेगा। और अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉप करते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का है, और ये 1/λ का ग्राफ है। यहाँ है 1/λ, ठीक है, और यहाँ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, वोल्ट V, स्टॉपिंग पोटेंशियल V, ठीक है। और अगर हम इसका मेटल 1 या मेटल 2 के लिए ग्राफ बनाएं तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये मेटल 1 के लिए है, मेटल 1, और ये मेटल 2 के लिए, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 1/λ0 1, और ये वाला पॉइंट 1/λ0 2, ठीक है। इस तरह से 1 और 2 लिख लिया हमने, मतलब λ1 λ0 नोट, मतलब अभी जो पीछे लिखवाया था किसके लिए होता है, ये मेटल के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल है यहाँ पर, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। तो थीटा एंगल क्या रहेगा, दो सभी केसेस में क्या रहता है, द स्लोप ऑफ ईच कर्व, मैं नीचे लिख देता हूँ, द स्लोप ऑफ ईच कर्व इज tan थीटा इक्वल टू hc/e, ठीक, मीन्स सेम, क्योंकि h सभी के लिए सेम है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट सभी के लिए सेम है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के लिए सेम है, सेम फॉर ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और एक लास्ट ग्राफ और बनाते हैं, फोटो करंट का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ क्या है, फोटो करंट है, फोटो करंट, ठीक है। तो कैसा बनेगा, करंट जनरेट ही नहीं होगा, जीरो पर करंट जनरेट नहीं होगा, फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाकर जनरेट होगा, और ये क्या होगा, ये न्यू नॉट के इक्वल होनी चाहिए। तो इस पॉइंट से कहीं से स्टार्ट होगा करंट, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इंक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़, ठीक, और फिर पैरेलल टू एक्स, ठीक, मतलब या थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा, इस तरह से इंक्रीज़ होता ही रहेगा, लेकिन बाद में जाकर फोटो करंट क्या बन जाता है, एक सैचुरेटेड करंट है, आपको बताया था, उसमें क्या आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। तो उस पॉइंट पर जाकर के फोटो करंट क्या हो जाएगा, इट बिकेम सैचुरेटेड, यहाँ फिर सैचुरेटेड बन जाएगा। वैसे पहले इंक्रीज़ होता रहेगा इस शुरू में, धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस तरह से, और फिर बाद में जाकर एक इस क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच चुके होंगे, आप कितना भी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहाँ पर, या जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे पहुँच चुके हैं नोड पर, तो पर्टिकुलर टाइम में, तो इसका मतलब है कि करंट वो आगे जाकर सैचुरेटेड करंट ही होना है, ठीक है। तो ये है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हमारे पास में कोई न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ कोई न्यूमेरिकल अगर हमें मिल जाएगा तो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं इसे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected from a plate, from a platinum surface, प्लेट भी लिख सकते थे, प्लेट ऑफ प्लेटिनम, ठीक है, या प्लेटिनम सरफेस, व्हेन रेडिएशन
ऑफ 200 nm नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट। ठीक है, गिवन क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज 5 EV, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गिवन है। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है ये, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या रिलेशन होगा, याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 0.02 कुछ नेगलेक्ट कर सकते हैं, 1.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन है, इसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन होता है ये। ठीक है, चलिए, तो अब हमने न्यूमेरिकल, इससे और भी न्यूमेरिकल्स होंगे, वो से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब चलिए कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या बताया आपको, क्या फॉर्मूला होता है, अप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक, अब अप्लाइड एनर्जी तो है नहीं, उसके तो क्या गिवन है, ये क्या है, रेडिएशन प्लेटिनम सरफेस बैंड रेडिएशन ऑफ 200 nm। ये नैनोमीटर क्या है, क्या ये फ्रीक्वेंसी है, नहीं, फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में होती है, इसका मतलब ये क्या है, वेवलेंथ, ये लैम्डा है। ठीक है, इट इज़ लैम्डा, तो इसका मतलब लैम्डा की टर्म्स में लिखेंगे हम hc/λ। ठीक है, -5 वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। h प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना 200, लेकिन ये तो इट शुड बी इन मीटर, ये तो नैनोमीटर है ना, तो इट शुड बी इन मीटर, मीटर 10⁻⁻9, ये मीटर में क्यों, क्योंकि ये जूल है, जूल में केजी मीटर होता है, ये मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए ये भी मीटर होना चाहिए। ठीक है, माइनस, अब इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये भी यूनिट जूल आ जाएगी ना, ये यूनिट भी जूल है। ठीक है, तो अब ये भी क्या होना चाहिए, ये भी जूल में आना चाहिए। ठीक, तो 1 पॉइंट हम क्या करते हैं 5 इंटू 1.6 ही लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁻19। तो हमने क्या किया, या तो रिवर्स कर सकते हैं, या तो आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए, ठीक है, या इसे जूल में कन्वर्ट करिए। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी को लिख लेते हैं 12mv²। थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मास और ये सब, तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहते हैं हमेशा, तो मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगी आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से वेलोसिटी को सॉल्व करना है। ठीक, और उसके लिए आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इस कैलकुलेशन को नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये 9 है, 17, ठीक है, ये 17 पावर हो जाएगी, और 2 पावर और उसमें चेंज हो जाएगी, 9 और 2 11, 11 और 8 19 पावर, 19 पावर पॉजिटिव की। ठीक है, नहीं, ये होगा 20 और 19 नहीं, ये 2 पावर तो यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो 10⁻⁻7 15 पावर 15, तो यहाँ पर 15 है, और 34 15 माइनस क्या होगा 19, तो आप इसे लिख सकते हैं 6.626 इंटू 3/2 और इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 3.313, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आप देख लो, और -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, आगे का कैलकुलेशन कर लेना। अब ये वैल्यू क्या लिखना हमें, 12m मास ऑफ द, अब क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.11 इंटू 10⁻31, और केजी में ही रखना है। केजी में क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पर जूल है, और जूल का साथ में केजी होता है यूनिट। ठीक है, जूल में मतलब केजी इन्वॉल्व होता है। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी स्क्वायर, तो पहले वी स्क्वायर का आंसर आएगा, इससे जब डिवाइड करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद अंडर रूट कर देना, वी का आंसर आ जाएगा। तो फाइंड आउट वी को यहाँ से फाइंड आउट कर लो, वेलोसिटी को। ठीक, आंसर आ जाएगा जो भी वैल्यू आएगी। तो ये सॉल्व करने के बाद इसमें जो आंसर है वो है 6.54 कैलकुलेशंस करके देख लेना, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड।
ये आंसर आया। ठीक है, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। तो इस तरह के बस सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं और कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वोल्टेज वगैरह के भी हो सकते हैं, वो मैंने आपको और भी इसमें फॉर्मूले अगर इंक्लूड होंगे तो वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ लेंगे और भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हम थोड़ा सा बोर्ड थ्योरी तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डी ब्रोगली इक्वेशन के भी न्यूमेरिकल इंक्लूड होते हैं। अब वो बोर्ड थ्योरी में ही आएगा डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि और भी ड्रॉबैक्स हैं, तो नेक्स्ट क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ना, हाइड्रोजन तो हमें सिंपल पता है कि हाइड्रोजन क्या है, एच है, या अगर मॉलिक्यूलर की फॉर्म है तो H2 है, और अगर सिंपल एटॉमिक फॉर्म है तो H है। तो लेकिन स्पेक्ट्रम क्या है, तो ज़रा स्पेक्ट्रम को एक बार देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम, ठीक, impression of electromagnetic radiation on photographic plate when it passed through the prism or metal ग्रेटिंग्स। ठीक है, या स्लिट्स लिख सकते हैं, मेटल ग्रेटिंग्स होता है या स्लिट्स होते हैं। तो प्रिज्म के थ्रू पास करोगे जब आप इसे किसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो जो भी फोटोग्राफिक प्लेट पर इम्प्रेशन बनता है, ठीक, इट इज़ लाइक फिंगरप्रिंट, इट इज़ लाइक फिंगरप्रिंट और थंब इम्प्रेशन। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम क्या है, एग्जैक्टली थंब इम्प्रेशन, यानी कि जैसे आप कभी कभी थंब यूज़ करना पड़ता है प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, मतलब अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए। जैसे आजकल ये आते हैं पंचिंग मशीन आती हैं ऑफिस वगैरह में। ठीक है, उसमें थंब इम्प्रेशन शो करना होता है, या उसके लिए जो आपका आधार कार्ड बनता है उसमें थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट लेने होते हैं। तो ऐसा क्यों, फिंगरप्रिंट ही क्यों लेते हैं, थंब इम्प्रेशन क्यों लेते हैं, आईज क्यों स्कैन करते हैं, क्योंकि ये दो ह्यूमंस के लिए सेम नहीं होता है। फिंगरप्रिंट्स थंब इम्प्रेशन ऑफ 2 ह्यूमंस नेवर मैच्ड। ठीक है, वो कभी मैच नहीं करने वाले, उनका थंब इम्प्रेशन या उनका फिंगरप्रिंट वो मैच नहीं करता है, इसीलिए इसे यूज़ करते हैं किसके लिए, टू डिस्टिंग्विश द ह्यूमंस। ये दोनों सेम हैं या नहीं है, सेम पर्सन है या नहीं है, उसके लिए यही यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ करते हैं, थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट। बस ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के भी इम्प्रेशन किसी भी दो, नो टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग सेम इम्प्रेशन, उनके इम्प्रेशन में माइनर डिफरेंस हो सकता है हम उसे रीड ना कर सकते हों, लेकिन उनमें गैप होता है, उनमें डिफरेंस होता है। दो रेडिएशन के ये इम्प्रेशन कभी भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ऑलवेज डिफरेंट मिले, मतलब जैसे एक रेडिएशन का वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है तो दूसरे का 199 नैनोमीटर होगा, लेकिन 199 होगा, 199.5 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट है, अगर वो दूसरा रेडिएशन है तो डिफरेंट ही होगा,
ठीक है। तो ये कभी भी मैच नहीं करता है। जैसे दो ह्यूमन के हो सकता है कि बहुत क्लोज हों, इम्प्रेशन बहुत क्लोज, लेकिन मैच कभी नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 100% मैच नहीं करते हैं दो ह्यूमंस के, ठीक है। तो ऐसे ही ये स्पेक्ट्रम भी होता है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम हमें, अब स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिसकंटिन्यूस, ठीक है। टू टाइप, continuous spectrum, example विबग्योर, ठीक है। वाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, वाइट लाइट passed through the prism, ठीक है। ये होता है। और दूसरा, ये हमें स्टडी नहीं करना है, विबग्योर हमें स्टडी नहीं करना है, कभी कहीं कहीं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है कि वहाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, यहाँ तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। डिसकंटिन्यूस कहा जाता है इसे, ठीक है। या इसे लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रा, या इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूस में इसमें दो टाइप के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। डिसकंटिन्यूस दो टाइप का होता है, ठीक। कौन कौन सा होता है इसमें? एटॉमिक एमिशन, ठीक, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूस आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, स्पीसीज से रिलेटेड होता है। ये तो लाइट से रिलेटेड है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज रिलेटेड विद लाइट, लाइट लिखा ना, लाइट से, यानी कि लाइट से रिलेटेड है, पार्टिकल से नहीं है। ये पार्टिकल से रिलेटेड है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा। तो इसे दो टाइप का आपको बताया मैंने, कौन कौन सा? एक तो एटॉमिक एमिशन, स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एमिशन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं, और दूसरा एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो दो टाइप का है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? इट इज related with the structure of atom, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर रिलेटेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड यानी एटम से ही रिलेटेड है ये, यानी इसी को हमें स्टडी करना है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें हमें इसी को यूज़ करना है। होता क्या है? व्हेन एक्साइटेड एटम अंडरगोज इन डी एक्साइटेशन, ठीक है। जब भी कोई एक्साइटेड एटम डी एक्साइटेशन में होगा, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में डायग्राम बना रहा हूँ, वरना बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है उसका, ठीक है। लैंग्वेज लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जितनी दी थी मैंने वो डिटेल काफ़ी लिखवा दिया आपको, अभी इसको ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये है हमारा एक्साइटेड एटम। एक्साइटेड का मतलब होता है एनर्जेटिक, हाई एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या होगा? डी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, डी एक्साइटेड एटम, ठीक। और इसे ये क्या होगा? लो एनर्जी,
अब क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई? मतलब वो डी एक्साइटेड अगर हो गया तो क्या वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया उसने? नहीं, उसने एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ये जो एक्साइटेड से डी एक्साइटेशन है ये बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लॉस ऑफ EMR, ठीक है। यानी कि EMR या एमिशन लिख देते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ E मीन्स एनर्जी, in the form of EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम कहाँ पर रखते हैं? ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट। ये ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। तो इसमें हम इसे थोड़ा सा डार्कर कलर कर देते हैं, ठीक। ठीक है, ये फोटोग्राफ ब्लैक कलर की फोटोग्राफ प्लेट है। अब ये रेडिएशंस क्या होंगे? इस पर इस तरह से दिखाई देंगे, यहाँ ऐसे, ठीक। ये इस तरह से दिखाई देंगे, क्लियर। तो ये एक्साइटेड से जब वो क्या होगा, डी एक्साइटेड होगा, ठीक है, गोज टू डी एक्साइटेड स्टेट, या ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं आप इसे, डी एक्साइटेड कह सकते हैं, लो एनर्जी, या ग्राउंड स्टेट भी लिखा होता है। ग्राउंड मतलब बिल्कुल लोअर लेवल पर आ गया, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन जितने भी रिलीज़ होंगे, एमिटेड रेडिएशन, ये यहाँ इस तरह से ये है, इम्प्रेशन ऑफ एमिटेड EMR, ठीक है। और ये लाइन की फॉर्म में होते हैं, इट इज़ नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं या स्पेक्ट्रा लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइन, क्योंकि ये लाइन की फॉर्म में है। तो ऐसे ऐसे सबकी अपनी अपनी हर एक एटम की डिफरेंट लाइन होती हैं, कोई एटम किसी से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये लाइन जो बनती हैं ये डिफरेंट लाइन बनती हैं, और इसी से ही पता चलता है कि उसमें क्या है कंडीशन, क्या नहीं है, कैसा अरेंजमेंट है। बोर्ड्स ने इसी को यूज़ किया है, ठीक है। तो हमें ये एमिशन स्पेक्ट्रम ही स्टडी करना है। एक्साइटेड एटम, हाई एनर्जी एटम lose its energy in the form of electromagnetic radiation when those electromagnetic radiation applied on photographic plate, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट अप्लाइड नहीं करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, प्रिज्म यूज़ करते हैं, थ्रू द प्रिज्म, वो मैंने पहली लैंग्वेज लिख दिया है, ठीक है। प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे। अगर आप यहाँ डायग्राम बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, पास्ड थ्रू द प्रिज्म, और प्रिज्म से पास होंगे तो इस तरह से ये अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये लाइन इधर डिवाइड हो गई, ये इधर चला गया, ये रेडिएशन इधर चला गया, ये रेडिएशन इधर चला जाता है, इस तरह से अलग अलग वो रेडिएशन क्या हो गए, जैसे वो होता है उसमें भी तो होता है, आपने देखा होगा वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है, ये सबकी वेवलेंथ होता है। प्रिज्म में क्या होता है, एजेस होते हैं, उतने ज़्यादा एजेस होते हैं कि उसमें जो वेवलेंथ सेम वेवलेंथ वाले होते हैं वो तो एक जगह पर जाते हैं, और जिनकी वेवलेंथ दूसरे से डिफरेंट होती है उनके एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन मतलब चेंज हो जाता है। ऐसे इसमें भी होगा, सबकी वेवलेंथ एक जैसी है ही नहीं, 4 डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन है तो चारों अलग अलग पॉइंट पर जाएंगे, क्लोज हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकता है, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, ठीक। ये तो था क्या है, ये है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, वो हमें स्टडी नहीं करना है, दूसरा ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, अब ये एब्जॉर्प्शन किस पर, ये मेनली मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है,
मेनली यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल्स। एटम्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि एटम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट मेनली मैंने लिखा मेनली यूज़ फॉर मॉलिक्यूल, इसलिए हमें इसे स्टडी भी नहीं करना होता। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक आपके पास एक रेडिएशन हो कि मतलब आप ऐसा कहिए कि कुछ अप्लाइड रेडिएशंस होते हैं, नहीं चलो ऐसे समझा देता हूँ मैं। ये एक मटेरियल है, सब्सटेंस लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो रेडिएशन having various known electromagnetic radiation of different वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सोर्स लिया है, लाइट है, रेडिएशन है, जिसमें वेरियस टाइप के ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, नोन है, हमें पता है, हमारे लिए वो सब नोन है, लेकिन उनकी वेवलेंथ सबकी अलग अलग है, कई हैं, मतलब 4-5 मान लीजिए, ठीक है। तो ये अब हमने इसे क्या किया है, इसे इस सब्सटेंस पर अप्लाइड कर दिया, तो इसमें से क्या होगा, ओनली फ्यू, ठीक है, नॉट ऑल, ठीक, सम आर एब्जॉर्ब बाय द सम रेडिएशन सब्सटेंस, इसके साथ लिख देता हूँ सम ईएमआर वर एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस, ठीक है। कुछ ईएमआर एब्जॉर्ब कर लेता है सब्सटेंस, ओनली फ्यू ईएमआर उससे बाहर निकलती हैं, ठीक है। और जब इन ईएमआर को वही प्रिज्म के थ्रू पास करके किस पर रखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर रखते हैं, लेकिन इस बार फोटोग्राफिक प्लेट वाइट नहीं होती, मतलब ब्लैक नहीं होती है, ये होती है वाइट, ब्लैक भी हो सकती है, वो दूसरा तरीका है उसे सोल्व करने का, वाइट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। तो वाइट फोटोग्राफिक प्लेट है तो फिर वही प्रिज्म से पास करेंगे तो फिर वो डिफ्लेक्शन होंगे, तो इस तरह से ये अलग अलग, ऐसे ही ये भी बनते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और इसे कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रा, इसे बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं है, इट इज़ बैंड स्पेक्ट्रम, इसे बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है, इट इज़ नॉट लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें डार्क लाइन होती है, वाइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है, ये डार्क लाइन है, डार्क लाइंस, ये सब डार्क लाइंस हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप होता है इसलिए इसे बैंड कहते हैं, बैंड का मतलब होता है गैप, बैंड मीन्स गैप, तो इनके बीच में गैप होता है, ठीक है। अगर हम इसे जैसे किसी एटम के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें क्या होगा, कुछ मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं कि कुछ ब्लैक पार्ट में से बाकी क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाते हैं, ठीक। और जैसे मान लो यहाँ पर 4 रेडिएशन थे, 4, तो 4 में से कुछ रेडिएशन क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे यहाँ पर वो रेडिएशन, ठीक है। आप चाहें तो प्रीवियस वाले को और नए वाले को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस वन और न्यू वन को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके फोटोग्राफिक प्लेट पर, चलो ब्लैक पर ही बात करते हैं, इस ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट पर 4 रेडिएशन हमारे पास हैं, पहले से ही है, हमें पता है कि ये 4 रेडिएशन है, हमने इनको क्या किया, इस सब्सटेंस पर अप्लाई कर दिया, इस सब्सटेंस पर अप्लाई कर दिया, और उसने क्या किया, इन 4 में से 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे सेकंड को एब्जॉर्ब कर लिया और फोर्थ को एब्जॉर्ब कर लिया,
सेकंड को और फोर्थ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो कौन से बच गया, 1 और 3rd, तो हमें केवल 1 और 3rd दिखाई देगा। यानी कि नई फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्लैक पर ये मिसिंग हो जाएगा बीच में से, और ये वाला मिसिंग हो जाएगा, सिर्फ 1 और 3rd ये रह जाएंगे, ऐसे रह जाएगा, तो ये मिसिंग हो जाएंगे। तो इसके बीच में यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। ये तो पहले भी थे ना, ये दोनों पहले भी थे, ठीक है, 4 पहले थे और उनमें से अब सेकंड गायब है, तो गैप आ गया, इसे कहते हैं गैप, यानी बैंड स्पेक्ट्रम, इसलिए इसे कहा जाता है, इसमें गैप आ जाता है, ठीक है, तो वो मिस हो जाती है लाइन, तो उस तरह से कह सकते हैं। या फिर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है तो वाइट, हम ये पता ही नहीं करेंगे कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, हमने जितनी रेडिएशन अप्लाई की थी वो रेडिएशन हमें पता है, और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं वाइट बोर्ड पर कितनी आ गई, वाइट फोटोग्राफिक प्लेट पर कितनी आ गई, ठीक है, कौन कौन से रेडिएशन आ गए, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से रेडिएशन उसमें मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए, हर एक एटम का अपना नेचर होता है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं, हर एक एटम का अपना नेचर होता है। जैसे कार्बन एक फिक्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो मिसिंग है तो इसका मतलब उसमें कार्बन है, कार्बन ने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अलग रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, समझ रहे हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन अलग रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, यानी इसमें बॉन्ड की भी पता चल जाता है कि कार्बन ऑक्सीजन हैज़ सिंगल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन हैज़ डबल बॉन्ड, ठीक है, मेनली यूज फॉर, यानी कि आप इसे स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए और मेनली स्ट्रक्चर के लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी पर बेस्ड है, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मेनली आप समझिए कि रमन साइंटिस्ट ने इसे बताया था, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, CV रमन का नाम सुना होगा आपने। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी तरह से रिलेटेड है कि एक एटम की अपनी नेचर है, वो किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, तो वो उसने इस तरह से, लेकिन हमें ये पढ़ना नहीं है, ये MSc लेवल का टॉपिक है, रमन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बहुत सिंपल नहीं होते हैं, इसके साथ साथ और दूसरे एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो है ही, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, उन सब की हेल्प से सॉल्व किया जाता है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। कभी कभी इससे भी आ जाता है, अगर वो सिंपल मॉलिक्यूल है तो इसी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबका अपना नेचर है, जैसे उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये पता चल जाएगा क्योंकि इन एटम्स का अपना नेचर होगा, वो उसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, फिक्स्ड होता है सभी का, तो इस तरह से। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, मैंने क्या कहा, हमें केवल पढ़ना है एटॉमिक एमिशन, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है हमें, ये बैंड स्पेक्ट्रम या बैंड गैप वाला ये नहीं पढ़ना, हमें लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या शो करता है, हाइड्रोजन शो लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और इसे कैसे किया जाता है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इफ़ हाइड्रोजन गैस एनक्लोज्ड इन ए सील्ड ट्यूब इज़ हीटेड टू हाई टेम्परेचर, हीटेड करते हैं या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सप्लाई करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, एट वेरी लो प्रेशर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास थ्रू द हाइड्रोजन, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इसमें से रेडिएशन रिलीज़ होते हैं, ठीक, तो हम एक लैंग्वेज लिख लेते हैं और उसके बाद फिर एक मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है, और या फिर उसमें सीरीज़ बनती हैं, वो कैसे सीरीज़ बनती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं कितना होता है इस लेक्चर में। चलिए, तो हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट किया क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन पर रिसर्च किया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है, जिससे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी स्पेक्ट्रम डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और वैसे भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना सिंपल नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट किया गया। तो कैसे ऑब्टेन होता है द एमिशन स्पेक्ट्रम, मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज, द एमिशन spectrum of a hydrogen atom is obtained by passing electrical discharge or on
हाई टेम्परेचर हीटिंग, दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो सकता है। कुछ बुक्स में हीटिंग लिखा होता है, कुछ में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लिखा होता है, ठीक है। डिस्चार्ज थ्रू द गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, एट वेरी लो प्रेशर, सॉरी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास, या हम उसे हीट करते हैं तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक्स इनटू एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और ऑन हीटिंग द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इनटू हाइड्रोजन एटम्स, इनटू H एटम्स, ठीक है। तो इस तरह से H2 ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में, ठीक। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब ये क्या करते हैं, दीज हाइड्रोजन एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी, या दीज हाइड्रोजन एटम्स